अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। और मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि जब बहुत ज्यादा बहुत गम बढ़ जाए ना तो इंसान को होता है गम कैसे निकाले, कहाँ रोए, किसके आगे अपनी दुहाइयां शेयर करे, तो हंसना शुरू कर देता है। कहते हैं ना मुश्किल इतनी हुई कि आसा हो गई। और ये चीज तो ये जो है ना ये मिस्रा में बहुत ज्यादा दोहरा रही हूँ शाहजेब आजकल कि मैं ना वो चाय का कप भी अगर पकड़े हुए थे तो इसमें कहीं पेट्रोल तो नहीं है। मैं भी चाय कप पकड़ना चाहता हूँ कि मेरा कप भी आज कप ही नहीं है। मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब कप भी गायब हो गया। लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है उसमें 30 रुपए का एक बड़ा इजाफा किया गया है। और जो कि हुकूमत की जानिब से बातें भी की जा रही थी कि इजाफा ना किया गया तो पॉसिबल नहीं है कि IMF का प्रोग्राम मिल सके। और अब पेट्रोल की नई कीमत क्या है, आपको पता है पेट्रोल की नई कीमत क्या है? मुझे पता है लेकिन कहते मैं बताना नहीं चाहती। कहते ना शेर नहीं आया, शेर नहीं आया, वो कहते शेर आ गया। पेट्रोल की नई कीमत है 179 रुपए 86 पैसे, यानी कि तकरीबन 180 रुपए का इस वक्त पेट्रोल 1 लीटर हो चुका है। यानी कि अगर आपके पास 200 रुपए हैं तो उसमें तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल आएगा, या 1 लीटर से जरा सा और आप डलवा सकते हैं। मैं कह रही हूँ साइकिल स्टार्ट करना शुरू कर दें, साइकिल लेना शुरू कर दें, नहीं तो आप साइकिल चलाना शुरू कर दें अगर आपके पास साइकिल कौन सी सस्ती है माया, साइकिल भी इतनी महंगी हो गई है। तो आप सस्ती वाली ले लेना, पाकिस्तान की इतनी अच्छी चीज ब्रांड लोकल मेड साइकिल वैसे इंपोर्टेड पे आपको इतना टैक्स देना पड़ रहा है, लोकल साइकिलें लें आप। ठीक हो गया। और डीजल की जो कीमत है वो भी 174 रुपए 15 पैसे मुकर्रर की गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त सुनना। वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाए बगैर IMF का प्रोग्राम नहीं मिल सकता। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में भी जो तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो गया और वो $117 फी बैरल हो चुकी है। ओफ अल्लाह, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है हुकूमत। 15 दिन में सब्सिडी का फायदा अमीर और गरीब दोनों उठा रहे थे। मैं ये समझती हूँ। खैर आगे अगर पेट्रोल की कीमतों की बात होगी बॉस तो आज ये बात करें कि जो किराया होगा वो भी बढ़ गया है। कितना ज्यादा लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट पे आम लोगों का आना जाना शाहजेब इट्स नॉट इजी। कहते हैं कि जिनको 40 रुपए देने पड़ रहे थे उनको इस वक्त 70 से 80 रुपए तकरीबन देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 30% इजाफा किया जाए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की कर रहे हैं और इंटरसिटी बस ओनर जो हैं वो किरायों में तकरीबन 30 से 35% इजाफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। और ऐलान अब उन्होंने बकाया तौर पर कर दिया है इसका। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफा ना करने की सूरत में पहिया जाम हड़ताल करने का कहा है। वो भी चाह रहे हैं कि क्योंकि जाहिर बात है फिर जब आपकी रेट बढ़ते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के तो फिर ओवरऑल हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। ये तो सिर्फ अभी हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल प्राइसेस में भी एक हर चीज में आएगा ना शाहजेब उसका असर, हर चीज पर उसका जो है वो अभी तक देखिए थोड़ा बहुत अगर बढ़ता ना बॉस तो फिर समझ में आती। 30 रुपए बढ़ जाना ये एक छोटा मतलब इस तरह करके तो नहीं, आसान तो नहीं है ना। कम से कम प्रॉब्लम उनके लिए है अगर कोई अपनी मोटरसाइकिल में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है या 150 रुपए का डलवाता है, 200 रुपए का इवन डलवाता है तो उसको कितना बड़ा फर्क महसूस होगा। आज सुबह में जितने भी टीम आई है उनके जिन्होंने बाइक्स पर अपने फ्यूल डलवाए हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें 130 रुपए पड़ता था तो आज हमें जो है ना वो 200 तक 240 220 इतना हमें जो है पैसे। और प्लस ये कि लाइंस जो लग गई, प्लस ये कि जो कीमतें बढ़ा दी गई पेट्रोल की जो कि 12 बजे के बाद लागू होनी थी, 12 बजे से पहले कई जगह लोगों ने सफर किया, लाइंस लगी थी और इवन 10 बजे पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। बहुत सारे स्टेशन से हमें ये खबरें मिली, हमारे दोस्त अहबाब हैं वो ये बता रहे थे कि हम पेट्रोल डलवाने गए 10 बजे के बाद नहीं मिल रहा, जहां मिल रहा है वहां इतनी लंबी लाइन है कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको अब खरीदना पड़ेगा मजबूरन कल सुबह और वो खरीदना पड़ेगा 30 रुपए इजाफे के साथ। तो ये तो हो गई। आज गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों का हंगामी इजलास भी होगा और उसमें वो फैसला भी करेंगे बकाया तौर पर क्या करना है इसमें। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत अदा करना शुरू कर दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा, कहते हैं बैरूनी अफवाहों की जो है वो पर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा किया गया। 30 रुपए फी लीटर इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। और ये साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इसी बात की तरफ इशारा किया कि भाई जब हम कर रहे थे तो बड़ी लोग आवाज उठा रहे थे, अभी कौन सा उन्होंने जो है वो एक बात है कि जब वो गवर्नमेंट में थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई मानने को तैयार नहीं था। और अब जो अगली हुकूमत आई है वो भी यही बात कर रही है कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए हमें IMF का प्रोग्राम भी चाहिए तो हमने इसलिए कीमतें बढ़ाई। एक और चीज का उन्होंने इशारा दिया कि साथ साथ उन्होंने भी कहा और साबिक वजीर खजाना ने भी यही कहा, उनकी जो है वो स्टेटमेंट्स आई कि भाई रूस के साथ जो एक डील हो गई थी हमने कर लिया था वो एकदम
इकदामात होने वाले थे, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, को आगे ही नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया, ये सवाल उन्होंने किया और अवाम पर जो इतना बड़ा पहाड़ गिरा दिया। लेकिन मुफ्ती साहब ने भी कहा कि अगर ये नहीं करता, हाँ, हमारा ये फैसला नहीं होता, ये स्टेप नहीं लिया जाता, तो हमारे ऊपर और जो है वो बोझ और साथ में उन्होंने भारत की एग्जांपल भी दी कि भारत ने रूस से मुआहदा किया, सस्ता तेल हासिल किया और वो खरीदकर अवाम को रियायत दे दी। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि इस तरीके से रियायत दी जा सकती थी। खैर, ये इमरान खान साहब का ट्वीट है जो आपके सामने हमने शेयर किया है। साथ में आपको ये बताएं कि कौमी असेंबली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो बैरून मुल्क से वोट का हक है वो खत्म कर दिया गया है। वो ये जो जिस तरीके से हम पीटीआई की गवर्नमेंट में ये बात कर रहे थे, अब वो हक उनको नहीं हासिल है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में मंजूर कर लिया गया है। और साथ में आपको ये भी बताएं कि पीटीआई का रिएक्शन क्या है। पीटीआई ने पास बिल मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान भी किया है। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी का कहना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मकसद शफाफ इलेक्शन कराना था। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मकसद भी उनका मुल्क से ताल्लुक कायम रखना था। अब इस तरह में भी दो चीजें लोगों का, अब हम एक मैसेज अगर इजाजत से पहुंचाना चाहें, जो बैरून मुल्क रहते हैं वो पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो शाहजेब तो हमारा भी कैरेक्टर हो, हम भी अपना हिस्सा डाल सके ना, ऐसे होता है। और हम जाहिर है ऑब्वियसली, लेकिन एक तरह से एक ये भी ख्याल आता है लोगों का कि जो यहाँ नहीं रह रहे उनको यहाँ की रियलिटीज, यहाँ के चैलेंजेस का नहीं पता होता जिस तरीके से यहाँ रहने वालों को पता होता। तो ये दो तरह का मौक़िफ़ है जो लोग शेयर कर रहे हैं। खैर, आम इंतखाबात 2023 पर अगर हम खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा जरा बताएं ना। जरा जनाब, अगर हम ये बात करें तो 47 अरब 41 करोड़ 73 लाख रुपीस खर्च होंगे शाहजेब। ये कोई 1-2 अरब की बात नहीं हो रही, 47 अरब 47 अरब रुपए की बात है। इलेक्शन कमीशन ने तफसील कौमी असेंबली में पेश कर दी है। अगर बैलेट पेपर्स की बात करें तो प्रिंटिंग के लिए सिर्फ 4 अरब 83 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर 5 अरब 60 करोड़, जबकि इंतखाबात में आर्मी की खिदमात और सिक्योरिटी के लिए भी 15 अरब रुपए का खर्चा होगा। तो सर, हम एक जगह ये कह रहे हैं शाहजेब के महंगाई, एक जगह हम ये कह रहे हैं कि कर्जे, एक जगह हम ये कह रहे हैं कि टैक्सेस में इंक्रीमेंट, एक जगह हम ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, एक जगह हम ये कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन का एक पहाड़ टूटकर सर पर आकर बैठ गया है, और दूसरी जगह हम इलेक्शंस की तरफ अगर जोर दे रहे हैं, तो क्या ये हम अपनी इकोनॉमी के साथ खुद जो है खिलवाड़ नहीं कर रहे? एक सवाल तो बहुत बड़ा खर्चा है। बहुत बड़ा खर्चा। साथ में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई की हुकूमती दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। जो 5 रुकनी बेंच है उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जबकि पीटीआई को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुंचाओ, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव अफसोसनाक है। बिल्कुल है, जो हुआ इससे अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा जरूर है। केस का ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने, ये भी अच्छा कदम होगा। पीटीआई के मुल्क गिर एहतजाज पर मुल्क गिर मुकदमे होना शुरू हो गए हैं। जनाब, लाहौर में 5 मुकदमात में जुबैर नियाजी समेत पार्टी रहनुमा और सैकड़ों नामालूम अफराद नामजद किए गए। कराची की अगर बात करें तो सोलजा बाजार थाने में भी जो है सोलजा बाजार थाने में अली जैदी, खुरमशेर जमान, साथ में फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ यही नहीं, फवाद चौधरी साहब और उनके जो भाई हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर। तो ये जो पर्चे हैं वो कट गए। और ये पर्चे जैसे कटेंगे मुल्कगीर एहतजाज, वो लाइन मुझे आपकी अच्छी लगी कि मुल्कगीर एहतजाज के साथ साथ मुल्कगीर जो मुकदमात है वो भी दर्ज हो गए, वो भी दर्ज हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, इमरान खान के ऐलान के बाद मुल्क में जो है वो रास्ते जो है वो खुल गए। काफी जगहों पर देर से खुले, काफी जगहों पर जो है वो नहीं सुना गया, लेकिन फिर शेख रशीद साहब हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में आकर उन्होंने कहा कि लीडर की बात सुननी चाहिए और जाना चाहिए। जीटी रोड और मोटरवेज पर जो है ट्रैफिक बहाल हो चुकी है, शुक्र है अल्लाह का। फैजाबाद में लगे कंटेनर्स हटा दिए गए, ये भी एक अच्छी चीज है। सारे कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। इवन जो दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे लाहौर के, वो भी खोल दिए गए। शहरियों ने बड़े सुख का सांस लिया। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सबको हो रही होती है ट्रैवल में भी, किसी को इमरजेंसी में ट्रैवल करना है, किसी को अपने काम के लिए करना है, बिजनेस मुतासर होता है। इवन जैसे कि हम गुज़िश्ता रोज जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ कंटेनर्स लगने से कितना नुकसान हो जाता है। कंटेनर्स लगने से आप कितने जो बिजनेस है वो मुतासर होते हैं, कितनी एक्सपोर्ट मुतासर होती है, आपका काम रुक जाता है। तो ये सब नुकसान जो है वो तो उठाने पड़े। शहरियों ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह सांस लिया उन्होंने सुख का, क्योंकि ट्रैफिक रवा दवा है, तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं, खारजी और दाखिली रास्ते तमाम रास्ते खुले। इवन मोटरवेज का भी अब ये जो है वो पैगाम आ चुका है कि
मोटरवेज भी खुली हैं, अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। शुक्र है। और हम अब चलते हैं कुछ सियासी मामला, बिल्कुल चलते हैं, और साथ साथ ये भी कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वाकयात चल रहे हैं, उन पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही चीज है सबसे ज्यादा गर्मा गर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आज सुना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कौम से खिताब भी करेंगे, लेकिन हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जब ऐवान चाहेगा तब इलेक्शन होंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा। लेकिन ये भी कहा गया है इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है, कहा मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना सकते हैं। बिल्कुल किसी जत्थे को डंडों के जोर पर आइन से मगावत का हक नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये पूरी सियासी सूरत हाल जो है इस वक्त, उसमें पीटीआई क्या सोच रही है, उनकी क्या हिकमत अमली है। जैसे कि इमरान खान साहब की जानिब से 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद क्या होने वाला है, हम सबका यही सवाल है। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा है जमशेद चीमा साहब, उनसे हम बात करेंगे। साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। जमशेद साहब, खान साहब को हमने देखा, उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद 6 दिन के बाद अगर आप लोगों के जो मुतालबात आप लोगों ने सामने रखे हैं उन्हें नहीं माना जाता, तो फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की? देखें, अब हुकूमत नाम की तो चीज़ नहीं है पाकिस्तान में कोई भी। पंजाब में अगर देखें तो वैसे ही जो इलेक्शन था हमजा शहबाज का, वो मतलब नल एंड वाइट हो गया। मरकज़ में देखें तो मरकज़ में शहबाज शरीफ कोई बुत बनाया हुआ था पहले, जैसे अमीर आदमी नहीं अपने बच्चे को बनाता, उसको लायक भी साबित करता है, बहादुर भी साबित करता है। शहजादों को बादशाह जिस तरह पेश किया करते थे, ये बड़ा लायक है, बड़ा बहादुर है, उस तरह का एक बुत बनाया हुआ था शहबाज शरीफ का। वो टूट गया कि ये परफार्मर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छा है, ये मेहनती बड़ा है, ये सियाना बड़ा है, लायक बड़ा है, विजनरी बड़ा है। तो ये सारे के सारे लफ्ज़ टोटल ख़त्म हो गए, अपोजिट हो गए कि शहबाज शरीफ एक नालायक तरीन हुक्मरान या नालायक तरीन और कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आया है। सो इस हुकूमत को गिराना, इस हुकूमत को निकालना, ये तो इशू ही नहीं है, सच्ची बात है। इशू है कि इस वक्त आपकी इकानमी उस लेवल पर चली गई कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली ये सिर्फ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, बीइंग अपोजिशन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसको आप कह लें कि मिनिमम नुकसान किए बगैर हम मामलात को ठीक कर लें। तो नुकसान किए बगैर जो मामलात को ठीक करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इलेक्शन में चले जाएं और एक कंसेंसस क्रिएट हो जाए, मैंडेट लेके आए गवर्नमेंट और आके 5 साल के लिए परफॉर्म करे, और हैंडलर जो हैं या आप कह लें कि जो लोग इसमें सहूलतकार हैं वो पीछे रहें, सपोर्ट करें, जो स्टेट की सपोर्ट होती है वो मिले गवर्नमेंट को। और ये है इसका तरीका। इस तरीके पे चलने के लिए जितना कम से कम ह्यू एंड क्राई, जितना कम से कम आप कह लें कि सड़कों पे आने से ये मामला हल हो जाए, उतना बेहतर है। अदरवाइज शहबाज शरीफ हुकूमत होना या ना ना ये बराबर है। अच्छा जमशेद साहब, अभी आप सपोर्टर्स की बात करते तो सपोर्टर्स जी जो निकले, बाहर निकले कॉल पर, और जिस तरह लॉन्ग मार्च हुआ, लोगों ने, आवाम ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने शेलिंग बर्दाश्त की, हालात कशीदा हुए, फिर एकदम से जो है डंडे बर्दाश्त किए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च के खात्मे का ऐलान हुआ। आप क्या समझते हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स को मायूसी हुई होगी इस फैसले पर कि जिस तरह हम मुश्किलात से पहुंच गए, लेकिन फिर जो है हमें फौरन कह दिया गया कि जी अब 6 दिन बाद हम निकलेंगे, वापस घर चले जाएं। सो व्हाट डू यू थिंक कि सपोर्टर्स का क्या रिएक्शन आया होगा? अच्छा, शाहजेब और माया, आप दोनों थोड़ा सा, चूंकि आप मीडिया में है तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग चीज़ असबियत होती है। पॉलिटिकल पार्टी में सबसे स्ट्रांग चीज़ असबियत होती है, तसब। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मर जाते हैं, पार्टी नहीं बदलते, वो पार्टी नहीं छोड़ते। पीपल्स पार्टी इसलिए ख़त्म हुई कि उसको नए लोगों ने ज्वाइन करना छोड़ दिया, इसलिए ख़त्म हुई। वो नून लीग इसलिए ख़त्म होने जा रही है कि इसको 2013 के बाद लोगों ने कभी ज्वाइन नहीं किया, यूथ ने इसको ज्वाइन नहीं किया। सो ये जो है ना, ये इस तरह का बयानिया कि आवाम जो है ना वो चाहती है कि उसके मसले हल हो। अच्छा, और वही कह रहा हूँ कि वो हमसे मायूस नहीं, उन्हें पता है कि हम हमारी सपोर्ट बेस जो है बड़ी स्ट्रांग है और बड़ी आप कह लें अक्लमंद है। उन्हें भी ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि हम मिनिमम कोई मुल्क का नुकसान किए बगैर हम अपने मसले हल करना चाह रहे हैं, हम चीज़ों को ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। लिहाजा जो अपना साबिक प्राइम मिनिस्टर और कमिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो फैसला किया कि हम टाइम देते हैं, फेस सेविंग देते हैं, एक अना का मसला इसको नहीं बनाते लेकिन मसला हल करें। लिहाजा ये अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो एक दिन का काम है। ये यकीन जाने, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं कोई नारा, मैं मरियम बीबी की तरह बढ़ के नहीं मार रहा, मैं कोई राणा सनावला नहीं बना हुआ, मैं सादा सी बात कर रहा हूँ। ये हुकूमत को गिराना एक दिन का मसला है।
ये हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, शहबाज शरीफ जैसा कमज़ोर आदमी, हमजा शहबाज जैसा आदमी, ये सारे डिपेंड कर रहे हैं राना सनाउल्लाह पे कि राना सनाउल्लाह शायद हुकूमत बचा के दे देगा। भाई कभी आज के दौर में कभी अकलियत जो है अकलियत में हुकूमत कर सकती है। मैं कम से कम अगर बात करूं, कम से कम बड़ी ईमानदारी से बात करूं, 70% वोट बैंक है हमारा। 70% अगर वोट बैंक हमारा है तो आप 11-12 मुख्तलिफ नज़रियात के लोग 11-12 पार्टियों के वो 30% हों और उस मुल्क में हुक्मरानी कर जाए, कैसे मुमकिन है? और हमारी जो सपोर्ट बेस है वो सारी पढ़ी लिखी है, शहरों में है, यू कैन से कि वो आप कह लें कि जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव है। उसके मुकाबले में जाहिल 30% हों, 12 हिस्सों में तकसीम हो, वो हुकूमत कर जाएं। भाई आज के दौर में सबसे अहम चीज़ गवाही है, सबसे अहम चीज़ दलील है, सबसे अहम चीज़ आपका वोट है। साहब, हुकूमत में आने के बाद गरीब हो या अमीर हो, जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, सबके लिए काम करना है, सबकी मुश्किलात आसान करनी है। सबसे बड़ा मसला जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो महंगाई का है। आप लोगों के दौर में भी हम ये देख रहे थे कि महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही थी। उसमें जो वुज़रा थे वो बता रहे थे कि भाई आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ओवरऑल आपकी जो एक इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो हुकूमत है उन्होंने भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, उनका भी एग्जैक्टली वही बयान है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है आलमी सतह पर उसमें इजाफा हो रहा है, इस वजह से हमने प्राइस बढ़ाई है। आज जो 30 रुपए का इजाफा हुआ है पेट्रोल में, अगर आप लोगों की हुकूमत होती, क्या आप लोग भी आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने पर यही करते? देखें आप ना फिगर्स तो देखें। मैंने 2 वक्त जब मैं था तो प्राइस कंट्रोल कमेटी को जो कर रहे थे, चेयर कर रहे थे शौकत तरीन साहब कर रहे थे, उनका तर्जमान जो है उसका मैं था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो प्राइस कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में थी, यू कैन से कि सूबों के साथ कोऑर्डिनेट भी मैं करता था। तो मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। सस्ता तरीन हम थे रेंट में, तालीम में, और जो आप कह लें परचेजिंग है आपकी ग्रासरी सारी, उसमें सस्ते तरीन थे। दूसरा तेल के हवाले से अगर बात करें तो दुनिया के सिर्फ 18 मुल्क ऐसे थे जो हमसे सस्ता तेल बेच रहे थे, और वो सारे के सारे ऐसे थे जो तेल दुनिया में पैदा खुद करते थे, जो तेल के एक्सपोर्टर थे। उसके अलावा सारी दुनिया से हम सस्ता बेच रहे थे। पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहे थे सर, जिससे नुकसान उठाया जा रहा था, इससे आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल ना होता। नहीं, पेट्रोल पर सब्सिडी हुई हमारी फरवरी में। मैं फरवरी से पहले की बातें कर रहा हूँ। मैं अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, मैं जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ, पिछले साल 2021 की, कि हम 18 मुल्कों के अलावा सारी दुनिया से हम सस्ते थे पेट्रोल में। सो हमने जो यू कैन से कि हमने मैनेज बेहतर किया था महंगाई को। हम कहते थे दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन किसी ने हमें चैलेंज नहीं किया। जितना जितना कंफर्म किया वो बात ठीक निकली, और बाद में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। दुनिया के 193 मुल्कों में सस्ता तरीन मुल्क थे, और हमने इसको मैनेज किया था। और फिर अब आज जो बात की आपने महंगाई मसला है, महंगाई का मसला अब हल इसका ये है कि आप लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाएं। परचेजिंग पावर बढ़ाना और महंगाई कम रखना, दोनों का कम्बिनेशन जो है ये आपके लोगों को रिलीफ देता है, ये आपके लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस देता है जिसने लेके आगे चलना है। और आगे जाके आपने फर्दर, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर एक दिन में नहीं बढ़नी, आपकी इनकम एक दिन में नहीं बढ़नी, आप 6% बढ़ा सकते हैं, 7% बढ़ा सकते हैं, 8% बढ़ा सकते हैं। सो जितना आपको टाइम चाहिए उस दौरान आप ब्रीदिंग स्पेस 2 तरीकों से दे सकते हैं। एक आप महंगाई कम रखें, दूसरा ये कि जो मुख्तसरन बताइएगा, मुखालफिन और हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गई, आपकी नजर में वो सही कह रहे हैं या नहीं? देखें बीबी, मैं सच्ची बात करूं, मैं कोई बड़क फिर नहीं मार रहा। ये फ्लॉप वाली कौन सी बात है? हम इतने ताकतवर है, यकीन जाने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपोजिशन कभी इतनी ताकतवर नहीं हुई जितने हम ताकतवर है। इतने ताकतवर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकती। हमारे लिए अब मसला ही नहीं रहा, गवर्नमेंट को गिराना मसला ही नहीं रहा, गवर्नमेंट को फ्लॉप कर देना, गवर्नमेंट को घरों में बंद कर देना, इनको भगा देना, ये हमारा मसला ही नहीं रहा। ये इतने थोड़े हैं, इतने कमजोर हैं, इतने वीक हैं, और हम इतने ज्यादा हैं, इतने पुरजोश हैं, इतने तंग हैं कि ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका डंडा, इनकी गोली, यानी कि कोई फ्लॉप नहीं हुआ हुकूमत को उतारना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच जमशेद साहब, आपका मौकफ आ गया हमारे पास। थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्लेस्ड डे। और आपने क्लियर कर दिया जी कि कोई फ्लॉप नहीं हुई, हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है, लेकिन आपने हमारे साथ रहना इस वक्त के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
बार फिर हमारे साथ देने का बेहद शुक्रिया। कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो चाहे पैसे हो ना हो, महंगाई हो ना हो, वक्त अच्छा होता है, सब अच्छा लगता है, लेकिन वक्त पलटते वक्त भी नहीं लगता, ये भी कहा जाता है। क्या जबरदस्त बात की आपने। क्या हमारे बात की मैंने, हमारा जिस वक्त मुल्क है उसमें जो वक्त है वो पता नहीं कब बदलेगा, क्योंकि जो हालात हैं वो कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, सियासी जो मामलात हैं वो भी कुछ बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये कब जो है मामला ठीक होंगे, कब हमारे मुल्क में हमारी कौम को रिलीफ मिलेंगे, कब महंगाई में कमी आएगी, ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहन में आते हैं। लेकिन अभी भी सियासी माहौल गर्म है बहुत। कहते हैं ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, तो लगता है हमारे मुल्क सितारे गर्दिश में हैं। हमारे मुल्क को क्या नजर लग गई है, क्या हम नजरों में आ चुके हैं, हासिदीन में आ चुके हैं। पाकिस्तान का लाख करोड़ कोई बुरा चाहे, कभी कुछ बाल भी बाकर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आजमाइशें जरूर आती हैं। तो हमारे साथ हमने एक एक्सपर्ट से टाइम लिया और हमने उनको दावत दी। शाहजेब, आपकी भी बहुत दफा मुलाकात हो चुकी है, मेरा भी बहुत पुराना उनसे साथ है। हमारी बहुत ही मोहतरम और बहुत ही दुनिया में जाने वाली एस्ट्रोलॉजर सामिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आई होप यू आर वेल, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया माया जी, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप जितनी प्यारी हैं उतनी ही प्यारे प्यारे अल्फाज का इंतखाब करती हैं। सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आप सलामत रहें। गुड मॉर्निंग। लोग अभी एक बात कि शायद हमारे मुल्क को नजर लग जाती है, तो इस मुल्क को नजर लग जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ इस मुल्क को जब खुशियां मनाने लगता है, मैं तो कहती हूँ जब ये क्रिकेट वगैरह का जमाना होता था, ज्यादा खुश ना हुई, इस मुल्क को वाकई नजर लग जाती है। अच्छा, मुल्क को तो नजर अल्लाह ना करे हमारे आगे कोई ऐसी लगे कि हमारे मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि इमरान खान साहब की अभी हमने एक लॉन्ग मार्च देखी और इमरान खान साहब इस वक्त कोशिशों में भी हैं कि इंतखाबात हो जाएं, वो हुकूमत में आ जाएं। आप क्या समझती हैं, उनके सितारे क्या बताते हैं? जरा हमारे साथ भी प्लीज शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा जी गुज़श्ता से पेवस्ता का आपको हवाला देना पड़ेगा। मेरे रब ने बड़ा महदूद सा इल्म दिया है, और आपके सुनने वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ ये गैब का इल्म नहीं है। इल्म वो होता है जब आप दलील देते हैं कि आप ये पेश गोई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल पे और आपके प्रोग्राम में, और स्पेशली माया जी से तो इतना प्यार का रिश्ता है। मैं पहली बार आई हूँ आप लोगों के प्रोग्राम में, तो इसलिए सुनने वालों को ये कहना चाहूंगी कि जो है जनवरी अभी शुरू भी नहीं हुआ था, दिसंबर की प्रेडिक्शंस हैं जो कि सारी ऑन एयर है। अल्लाह ताला ने मेरा पूरा पैराग्राफ हिट करा दिया, क्योंकि जो उस वक्त की जो प्रेडिक्शंस थी, जो इल्मी राय थी मेरी, गैब का इल्म ये नहीं है बाखुदा, कि मैंने कहा था कि 19 जनवरी से शुरू होने वाला टाइम इमरान खान एज वजीर आजम उनके लिए सख्तियां लाने वाला है। उनसे दरख्वास्त है सितारों की कि वो हर फैसला और हर कदम इतना एहतियात से उठाएं कि इक्तदार तो फिर भी मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब की तरह, दोबारा साख अगर गई तो वो फिर नहीं दोबारा मिलेगी और एक इररिपेयरेबल डेंट पड़ जाएगा। और ये ना हो कि मुद्दत काट पूरी करने के चक्कर में बाय हुक और बाय क्रुक आगे उन्हें इद्दत ना काटनी पड़ जाए। ये मेरा एक जुमला था। और दूसरा जुमला था कि ये जो ओपोजिशन होम्योपैथिक हमें 2022 में नजर आ रही है, ये 21 में 2022 में ये होम्योपैथिक ऑपोजिशन एग्रेसिव होने वाली है और खान साहब को ठीक ठाक टफ टाइम देने वाली है। तो खान साहब को चाहिए कि 2022 की हिकमत अमली बना लें। ये अच्छा, तो सामिया जी आप ये समझती हैं कि ये जो आप समझती हैं कि थोड़ी सी दरार सी आई है, क्रैक आया है, क्या ये इनका जो फैसला था कि एकदम से कॉल हुई, फिर वो आए, फिर अवाम चली गई, अगले 6 दिन का जो है वो अल्टीमेटम दिया, क्या आप समझती हैं ये कहीं उसमें एक छोटा सा किरदार अदा करेगी उस सिचुएशन में? देखिए, खान साहब के सितारे वो 6 दिन का अल्टीमेटम दें या 10 दिन का दें, मैं यहाँ पे मैंने तो हालांकि सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, क्योंकि खान साहब के मतवालों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है कि मैं वो इज्जत संभाल नहीं पाती जितनी मैंने उनकी तनकीद का सामना किया है। हालांकि हर बार मैंने कहा कि मेरी सियासी वाबस्तगी नहीं है,
कि मैं शहबाज शरीफ साहब का या हमजा शहबाज का नाम लेती थी कि आने वाले वक्त में आप इनके नामों की गूंज सुनेंगे, ये दिसंबर की पेशगोई है। अब अगर मुझे कह दिया जाए कि नून लीग से वाबस्तगी, हालांकि नवाज शरीफ साहब की नाअहली की पेशगोई भी मैंने की थी, उनके दौरे हुकूमत में की थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि खान साहब के लिए अभी भी अब अच्छा। फिर एक और बात बड़ी काबिल गौर है कि मुझसे क्योंकि बार बार राब्ता किया जाता रहा, तो मैंने कहा कि जनवरी का महीना 2022 का बहुत सख्त था या मई का महीना मारामारी का महीना होगा। अभी तक तो खान साहब को कभी वेनस बचा रहा है, कभी मरकरी बचा रहा है, लेकिन मेरी बात आज नोट, अल्लाह ताला इज्जत रखें, क्योंकि ये सियासी पेशगोई नहीं है, इल्मी राय है मेरी। क्योंकि जून में आप डेट्स नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। 3 जून, उसके बाद जी 14 जून एंड देन 24 जून। उसके बाद खान साहब को अपने लिए मजीद सियासी हिकमत अमली पॉजिटिव तरीके से बनानी पड़ेगी, वरना अगले 14 मंथ खान साहब के लिए अभी भी टफ है। मैं ये कह दूं कि कोई कमाल करने की नहीं आता, क्योंकि जब आपने अभी अपने इंट्रो में बता रहे थे कि सितारा गर्दिश में है, इस वक्त उनका सितारा 19 जनवरी से लेके 18 महीनों के लिए गर्दिश में है। तो मेरा अभी भी, जैसे देखिए नवाज शरीफ साहब के लिए जी, जब दौरे इक़्तिदार, मैं देखिए बार बार इसलिए पिछला हवाला देती हूँ क्योंकि मैंने बड़ा प्यार पाया पीटीआई के मतवालों से, तो मैं इसलिए हवाला देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जब दौरे हुकूमत था और उन्होंने ओथ लिया था, तो मैंने कहा था सड़ी में है, एक फैसला सोच समझ के लें, वरना अगले 5 साल उनको फिर जो है ना उसके खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसमें वो डिस्क्वालीफाई भी हुए, यहाँ पर एक चीज जरूर ऐड कीजिएगा, ये एक चीज इसमें जी एक चीज जरूर ऐड कीजिएगा कि अगर हम ये बात करें कि क्या इमरान खान साहब के सितारे ये बताते हैं कि वो दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, कि ऐसी कोई जो है हम आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ बात? देखिए बात सुने, जब पीपल्स पार्टी का एक दौर खत्म हुआ था, सदर जब जरदारी से था, अगले 10 साल अभी पीपल्स पार्टी ही उठाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सितारे इतने गर्दिश में, और उनका हारना भी प्रिडिक्टेड था सितारों की रोशनी में। जब नून लीग खत्म हुई तो मैंने कहा नून लीग जल्दी ही कम बैक कर जाएगी, और उनको टाइम नहीं लगा कम बैक करने में, कि 4 सालों उनका कम किया। पीटीआई के लिए ये वक्त इतना सोच समझ के चलने वाला है, अगर वो चाहते हैं कि ये सियासी जमात तितर बितर ना हो, तो ये वाला वक्त उनके लिए अब तो मेरी सुन ली जाए, क्योंकि अब तक तो इमरान खान साहब ने नहीं सुनी, ना उनके मशवरा देने वालों ने सुनी। हम सुन रहे हैं, तो वो हम सुन रहे हैं आपके, हम मोहब्बत करते हैं आपसे। ये बताएं सामिया जी कि 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, आप क्या समझती हैं इसके बाद कोई बहुत बड़ा कोई टर्नओवर आने वाला है? अब आपकी स्टडीज के हिसाब से कैलकुलेशंस क्या बताती हैं कि कुछ आएगा फर्क, या ये भी ऐसे ही कि लॉन्ग मार्च का बुलाकर फिर जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा मामला? जी नहीं, मुझे नहीं कोई लग रहा कि इस 6 दिन के बाद से कोई वो एकदम से कोई एक तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो मुल्क के सुनने वालों के लिए, जो जिनको वाकई मुल्क से प्यार है, मुझे तो ये हुब्बुल वतनी समझ नहीं आती कि इसको कौन सी हुब्बुल वतनी कहेंगे कि जलाओ घेराओ की आप सियासत करना शुरू कर दें, ये तो मैं हुब्बुल वतनी नहीं कहती। हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह जो इसके नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे अब तक चला है, क्योंकि इसका नंबर ही मोजज़े वाला है, नंबर 7 है पाकिस्तान, और आगे भी चलेगा। सामिया साहब, यहाँ पर 2 लीडर और हैं जिनके बारे में कुछ आपसे जानना चाहते हैं। ये तो खान साहब की बात हो गई, अगर हम बात करें कि क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का भी वतन वापस आने का कोई चांस है, इस पे आपकी स्टडीज क्या कह रही है? सेकेंडली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फ्यूचर क्या बता रहा है आपको? देखिए, ये भी शुक्र है कि पिछली पेश गोइयां हैं, क्योंकि अगलियों से तो हमने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो नवाज शरीफ साहब के लिए मैंने कहा था कि 2022 में उनकी सड़सती खत्म हो चुकी है, यानी उनका बुरा वक्त खत्म हो चुका है, वो लाइमलाइट में वापस नहीं आएंगे। कि मैं कहूंगी कि वो, हालांकि उनके 3rd टाइम वजीर आजम बनने की पेश गोई मुशर्रफ के दौर में मैंने की थी, जो कि ऑन एयर है,
और जो है लेकिन अब वो लाइमलाइट में नहीं आएंगे। ये मैंने दिसंबर में कहा था कि वो अपनी पार्टी को वो ही चलाएंगे, और आप लोग वो देख रहे हैं। ये मैंने पिछले साल कहा था, और कि अपनी पार्टी की क़यादत वो ही संभालेंगे, चाहे उनके भाई वजीर आजम है, लेकिन वो नारा भाई साहब पे ही लगाते हैं। तो जो है ये मैंने तभी ये पेशगोई मैंने की थी। और ये वाला 2022 उन्हें वतन वापसी की खुशी देता है, अपने घर की। अब आसमानी सितारे बिलावल साहब के बारे में, अब जमीनी, हाँ, बिलावल साहब का फ्यूचर आने वाले वक्त में अभी तो उनके साथ है, लेकिन फिर मैं यही कहती हूँ कि उनकी फैमिली से जो बहुत पावरफुल हस्ती निकली आसफा भुट्टो, इंशाल्लाह ये मेरी बहुत पुरानी प्रेडिक्शन है। और एक मेरी प्रेडिक्शन रास्ते में है जो कि अब तक पूरी नहीं हो रही। मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस मुल्क में एक निजाम की तब्दीली आ जाएगी, और वो जो है उसी में मुल्क की बेहतरी होगी, उसी में मुल्क की। अच्छा, ये आपके सुनने वालों के एक और जो इंशाल्लाह ये दिसंबर 20 जैसे इस साल की गुजरेगी, वहां से पाकिस्तान का वो वक्त शुरू हो जाएगा जिसका ख्वाब सूफियों ने देखा, वलियों ने देखा, कि ये मुल्क इतना अहम हो जाएगा कि पूरी जो दुनिया की पावरफुल मुल्क हैं उनको भी इस मुल्क से ताउन की या हमारी मदद की जरूरत पेश आएगी। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी तो फौजी ट्रेनिंग, इंशाल्लाह। थैंक यू जामिया जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं। और आपको हम सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फिर आप आते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब चलते हैं उस मौजू की तरफ जिससे आज हमारी आंख खुली, और रात को हमारी जब आंख बंद हुई तो हमने ये खबर सुनी, और सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमें उसका लगा कि नहीं, हम ख्वाब नहीं देख रहे थे, हकीकत में हमारे ऊपर पहाड़। सुबह पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और 30 रुपए बढ़ गई। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 30 रुपए बढ़ चुकी हैं। इतलाक हो चुका है, जिस पर गुज़िश्ता रात 12 बजे से इतलाक शुरू हो गया था। साहब वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब वो ये कह रहे हैं कि साबिक हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई है। माजी की हुकूमत के फॉर्मूले पर जाते तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत 205 रुपए होती, यानी कि जो अभी 180 रुपए के अराउंड है तो वो 205 होती, यानी कि 25 रुपए इसमें और इजाफा आप कर लें। लेकिन इसी मामले पर हमें बात करनी है, इसको समझना भी है। तो मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक तर्जुमान वजारत खजाना और मुआशी तज्जिया मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। मुजम्मिल साहब, थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली हुकूमत बात कर रही थी कि अगर हम ये देखते हैं कि आलमी सतह पर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हमें ही बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अब जो नई हुकूमत आई है वो भी एग्जैक्टली वही बात कर रही है। तो हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि जो 30 रुपए का इजाफा हुआ है, अगर पिछली हुकूमत होती तो उनको भी करना पड़ती, या लाजमी था क्योंकि आलमी सतह पर प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी? देखिए, बात सारी ये है कि पहली बात तो हमें एक बात समझने की जरूरत है जो बहुत अहम है। जी जी। वो ये है कि जब से ये 6 हफ्ते से 7वां हफ्ता हुकूमत का आया है, एक बैड लक हुई है इनके साथ, पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ, कि पिछले 6 हफ्ते में आलमी मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कीमतें होश रुबा इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक। पिछले 6 हफ्ते में, यानी कि हम जिस दिन छोड़ के गए उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो हो ही रहा था। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब हम गए थे उस दिन डीजल की सब्सिडी थी 25 रुपए और पेट्रोल की थी 15 रुपए, यानी कि हुकूमत अपनी जेब से आप डीजल डलवाते थे तो 25 रुपए दे रही थी और पेट्रोल अगर आप बढ़ा रहे थे तो 15 रुपए। अब वो बढ़ के 90 रुपए हो गई डीजल की सब्सिडी, और पेट्रोल की सब्सिडी वो बढ़ के 47 रुपए हो गई है। तो इसका मतलब ये कि 6 हफ्तों में कुछ हुआ है बीच में, ठीक है। हमारी हुकूमत इस ये जो अभी हुकूमत है वो इस मुश्किल में रही कि अगर हमने कीमतें बढ़ाई, क्योंकि हम महंगाई मकाओ मार्च कर आए हैं और हमने इमरान खान को इस बयानिए पे निकाला है कि इसने आवाम की कमर तोड़ दी, तो हम क्या करें। तो वो करते ही रहे कि जी वो डालते रहे बाहर हर दफा, हर दिन, कभी मरियम नवाज, कभी मिफ्ता इस्माइल, कि जी इन्होंने जो है एक बारूदी सुरंग, लैंड माइन जिसको कहते हैं, ये बिछा के चले गए। अगर ये आवाम को बता देते, देखें घी तेल आपको अंदाजा हो ना हो, शायद आपके साथ एंकर जो को बैठी है उनको तो अंदाजा जरूर होगा, आज से 2 साल पहले जो है 150 रुपए किलो मिलता था, अब वो बढ़ के 500 रुपए किलो। ऐसा ही आलमी मार्केट में उसका रेट 3 गुना हो गया, तो वो 500 रुपए का हो गया। सब खरीद भी रहे हैं, लेकिन सबको बताया जा रहा है कि भाई बहुत बुरा, मतलब बुरा भला बोलती है गवर्नमेंट को लोग, लेकिन सबको बताया जा रहा है कि हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, निजी शोबा मंगाता है इसको, निजी शोबा ही बेचता है, बाहर कीमतें बढ़ गई हैं और इस वजह से इसका ये हाल है। अच्छा मुजम्मिल साहब, जी जी,
मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा कि अगर हम रूस से मुआहदा कर लेते तो आज जिस तरह भारत फायदा उठा रहा है मुआहदा करने के बाद और रियायत दे रहा है अपनी आवाम को, हम भी दे सकते थे। थोड़ा सा इस मुआहदे के बारे में बताइएगा, क्या अगर ये मुआहदा हो जाता, ये गवर्नमेंट कंटिन्यू कर लेती तो इसका फायदा पहुंचता और आज कीमतों में इतना इजाफा ना होता? आप देखें कि हमारी बदकिस्मती देखें कि हमने जब इमरान खान साहब गए और उन्होंने ये सारी चीजें जब कर ली, उसके बाद ये हुकूमत चेंज हो गई और फिर इस हुकूमत ने, ये जो नई हुकूमत है, इन्होंने इसको डिनाइल किया, डिनाई करते रहे कि ऐसा कोई कागज नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। आज की बिजनेस रिकॉर्डर की और टी न्यूज की हेडलाइन है कि रशिया ने पाकिस्तान को 4 साल का इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान और ट्रेड प्लान दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत बहाल होनी है, सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, सस्ता खाना जिसमें गंदम। तो आप ये बदकिस्मती देखें कि हमने उस टाइम पे अगर ये रशिया को ऑन बोर्ड कर जाते तो शायद ये जो कल 30 रुपए बढ़ा है इसकी बदले 10-20 रुपए और सस्ता किया जा सकता था। लेकिन हमने जो है अगेंस्ट द विंड गए और पाकिस्तान में भी उसको तमाम चीजें जो है चेंज की, जिसका हम अब खुमियाजा भुगत रहे हैं। अब देखें बात यह है कि फैसला हो गया, अभी स्टॉक मार्केट भी बढ़ी हुई 800 पॉइंट, डॉलर भी 1 रुपया नीचे आया, मजबूत हुआ है रुपया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि आज ये 30 रुपए हमें कितना जो है आने वाले दिनों में जो है इसके असरात देखने को मिलेंगे। पहले तो अब सबके जो पेट्रोल जो भरवाते हैं बराह रास्त, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट जो लेते हैं बराह रास्त, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ से जो महंगाई की लहर चलेगी, जो खाने ओवरऑल चीजों की प्राइसेस बहुत बढ़ गया भी है। अच्छा मुजफ्फर साहब, इस तरह IMF की शराइत को जो जिस तरह अमल करते हुए अभी मजीद और किन किन चीजों पर जो है वो महंगाई नजर आएगी, किसके ऊपर और जो इस तरह आपने कहा कि फ्यूल में भी आएगा, सब कुछ आएगा, एनीथिंग एल्स दैट यू शुड बी मेंशन टू द पीपल? देखें बात ये कि एक जो है हुकूमत के पॉलिसी से चीजों का रेट बढ़ता है और एक जो है वैसे ही बढ़ता है। ये साल जो हम जिसमें है, ये मैं आपको बता दूं मुश्किल तरीन साल होगा शायद कई मतलब सालों की, जी 20-30 साल में, कि खाने पीने की अशिया का मुश्किल तरीन साल होगा महंगाई का। उसकी वजह यह कि आलमी मार्केट में इस वक्त बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, कहत आ गया है रशिया रूस की वॉर के बाद खाने पीने की चीजों में। आपका पड़ोस मुल्क इंडिया ने जो चीनी और गंदम का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था पूरी दुनिया का, उसने उसको बंद कर दिया कि मैं पूरी दुनिया को क्यों दूं, क्योंकि मेरा मसला अभी पहले मेरी आवाम का मसला है। तो आलमी मार्केट में खाने पीने की चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आई डोंट नो आप प्रोग्राम करें, आपकी नॉलेज में है कि नहीं, पिछले 2 हफ्तों में चावल का रेट जो है बहुत, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और अब ये मजीद ये साल जो होगा, अभी ये जो पाकिस्तान में पानी की आपने देखा होगा कि पानी का भी मसला चल रहा है, किल्लत पैदा हो गई पानी की, 50% आम की फसल कम हुई है और इसके अलावा और ये जो कपास भी कह रहे हैं 50% कम। बिल्कुल ऐसा ही। हमने एक प्रोग्राम किया था, इसमें कुछ एक्सट्रीम वेदर की वजह से था और कुछ पानी किल्लत की वजह से था। साथ में सर ये जरूर बताइएगा कि जाहिर है इस वक्त जो हुकूमत है वो जिम्मेदारी डाल रही है पिछली हुकूमत पर और ओवरऑल सिचुएशन हम देख रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत स्टेप्स ले रही है, मौजूदा हुकूमत, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हो, पाबंदियां हो या जो भी फैसले वो कर रही है, आप समझते हैं कि ये फैसले अगर कंटिन्यू किए जाते हैं तो जो हमारी इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर सकती है? देखिए अभी तक तो कोई ढंग का फैसला नहीं किया। पहला 3 फैसले मेरी नजर से गुजरे, मैं आपको बता देता हूँ। तीनों फैसले आपके सामने रख लेता हूँ, आप भी खुद बता दें। जी। पहला फैसला किया था 6 दिन शबाना रात मेहनत करने का, कि मुल्क 6 दिन जो है दफ्तर खुलेंगे सरकारी। इस वक्त मुल्क में जो है पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं पैदा हो पा रही थी, बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना था, इन्होंने वो करके बिजली की लोड शेडिंग को डबल करवा दिया पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, नंबर 1 शबान। और अब वो सोच रहे हैं कि उसको रिवर्स करके उल्टा अब 6 की जगह 4 दिन पे आने की बातें कर रहे हैं इकदामात में। ये वजीर आजम खुद अपने खिताब में ऐलान करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है ना। फिर उसका जिन्होंने दरामदाद में जो है पाबंदी लगा दी रातों रात, सिर्फ उसमें तकरीर में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने टाइलों पे और नलकों पे पाबंदी लगा दी, मुझे एहसास है क्योंकि लोग खेतों पे जाके करते हैं और हम इधर इम्पोर्टेड टाइल वाले बाथरूम में जाते हैं, तो कितना बुरा लगता। मतलब वो दलील देखें पीछे। जी। अच्छा, बड़े बड़े आइटम जो है वो कोई और है। अगर एक मिसाल के तौर पे चाय पे अगर आज पाबंदी लगा दे, आप लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, मैं एक मिसाल, ठीक है, $4 अरब की साल की बचत होती है सिर्फ एक चाय से। अभी ये जो सारे इन्होंने इकदाम किए ना, ये इससे $1 अरब की भी बचत हो जाए, जिसमें 850 आइटम है। 850 आइटम
की जगह अगर सिर्फ एक चाय पे कुछ कह देते कि कौम को, जैसे हर जगह मुजम्मिल साहब इतना गुस्से का इजहार लोग पेट्रोल पे नहीं करेंगे, अगर चाय पे पाबंदी लगी तो ज्यादा मैंने तो अपना मग अभी शाजिब की तरफ रख दिया ये प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने में ज्वाइन किया और ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर आपका तज्जिया हमारे पास आया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी खबर है जो अब हम शेयर करने वाले हैं। और शाहजेब, इनफैक्ट शाहजेब बहुत पर्सनली इस सेगमेंट को हमेशा मैंने देखा है बहुत ज्यादा जोश के साथ, और हमेशा ऐसे खबर शेयर करते हैं कि हमारी ऑब्वियसली हमारी अचीवमेंट है, तो मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और हमने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमारी ऐसी मुलाकात हुई है जिनको देखकर हमें ये महसूस होता था कि एक दिन ऐसा आए कि पाकिस्तान पोलियो फ्री बन जाए, और यही बड़ी अचीवमेंट हम हासिल तकरीबन कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है अब कि पाकिस्तान बिल्कुल मुकम्मल शिकस्त दे देगा पोलियो को और हम कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। क्योंकि जब हम गुज़िश्ता साल की बात करते हैं तो पूरे मुल्क में गुज़िश्ता साल सिर्फ एक पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ है। जिससे ये साबित हो सकता है कि इस साल कम से कम केसेस हों और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल इसका खात्मा हो जाए। बस अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि जाहिर है कभी कभी थोड़ा सा आते हैं, लेकिन 3 केसेस रिपोर्ट हुए थे अभी हाल ही में, वो भी एक ही जगह से वज़ीर-ए-आज़म की साइड से हुए थे। लेकिन यस, वो भी नहीं होने चाहिए। और इसी हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है कौमी पोलियो प्रोग्राम के फोकल पर्सन डॉक्टर शहजाद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वक्त निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। जाहिर है मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है, और ऑब्वियसली जो अभी केसेस आए हैं वो भी इंशाल्लाह ना आने की जो है वो दुआ भी साथ है। सबसे पहला सवाल कि अगर कोई बच्चा बीमार है तो क्या उसे पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सकते हैं अगर उसको बुखार है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई और अगर साथ में उसको कोई इलनेस है या डिजीज या वायरल हुआ है, तो जरा प्लीज बताइएगा जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी बच्चे को बुखार है या कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसको कतरे पिलाना 100% सेफ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं यकीनन बेहतरीन प्लानिंग की गई, मुसलसल कोशिशें की गई और जिस तरह से कैंपेन भी की गई और ये तमाम जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने भी काम किया, तो हम इस तरफ अब जा रहे हैं एक बड़ी अचीवमेंट की तरफ कि हमारी जो कामयाबी है इसमें हमें मिल रही है। केसेस मुसलसल कम हो रहे थे और अब तो गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो एक केस रिपोर्ट हुआ। काफी मनफी प्रोपेगेंडा भी इस पे किया गया, प्रोपेगेंडा भी हमने देखा। उसके बावजूद हुकूमत इसको कंट्रोल करने में किस हद तक कामयाब हो गई है? आप क्या समझते हैं कि आने वाले सालों में हम बिल्कुल खात्मा देख सकेंगे? जी, जो हम 2019 और 2020 में 84 केसेस थे, तो उसके बाद अगर पिछले साल 1 केस और इस साल अभी तक 4 केसेस हुए हैं, तो ये हमारी भरपूर अनथक कोशिशें और बेहतरीन प्लानिंग का ही नतीजा है। हम जब 15 महीने तक पाकिस्तान में पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि माहौलियाती जो सैंपल्स हैं, नमूने हैं, वहाँ वो बता रहे हैं कि वायरस अभी भी साउथ केपी में मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि अगर उस इलाके में जहाँ पे वायरस मौजूद है, अगर वहाँ पे कोई ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने कतरे नहीं पिए हुए या कतरे पीने से इनकार करते रहे हैं, तो उनको पोलियो हो सकता है। और अब आप देखें ये चारों के चारों केसेस जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए हैं और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का एक एरिया है जहाँ पे, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बता रही हैं कि इस इलाके में लोगों में कतरे पिलाने से इनकार करने का रुझान बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अगरचे हमारी पूरी कोशिशें बाकी पाकिस्तान के में कामयाब हुई है, लेकिन शायद इस इलाके में वो इतनी इफेक्टिव नहीं हुई हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम मौजूदा सूरत हाल से वहाँ के इलाके के लोगों को भी एहसास होगा कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि अगर हमारा एक सेहतमंद बच्चा वालिदैन की ज़रा सी गलती से हम सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस मौजी मर्ज से निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रूर आती है वालिदैन की तरफ से कि भाई अभी तो पिलाए थे, अभी दोबारा पिलाने पड़ेंगे, तो एक ज़रा वजाहत करते चलिएगा
कि एक दफा से दूसरी दफा के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और ताकि वालिदैन को भी पता चल जाए कि जनाब इतने गैप के बाद जरूरी हो जाता है बच्चों को कतरे देना। जी जी, इसके लिए मैं ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो हमारा एक पूरा प्लान होता है कि हमने साल में 6 दफ़ा कंपेन करनी है, 3 दफ़ा पूरे मुल्क में और 3 दफ़ा उन इलाकों में जहाँ पे वायरस मौजूद है। लेकिन इसके अलावा हम सही रेगुलरली क्वार्टरली बेसिस पे प्रोग्राम को रिव्यू करते रहते हैं, और अगर हमारा डाटा हमें बताता है कि किसी इलाके में वायरस मौजूद है और हमें ज़्यादा दफ़ा जाना चाहिए तो हम ज़्यादा दफ़ा जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी इलाके में हम बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ वायरस का ख़तरा ज़्यादा मौजूद है। दूसरी बात ये है कि कम से कम 15 दिन का वक्फा होना चाहिए एक कैंपेन के दरमियान में और दूसरी में। उसके बाद जितनी दफ़ा भी हम बच्चों को कतरे पिलाते हैं उनकी कुव्वत मुदाफ़त और वायरस की इन्फेक्शन से बचने की सलाहियत में इजाफा होता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज तो हम भी मुखायत तहसीन पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं तमाम पोलियो वर्कर्स को, और एग्जैक्टली जिस तरीके से वो जाते हैं, जिस तरह शाहजेब ने भी उस दिन यही बात की और हमने तो बाकायदा मेरी तो मुलाकातें भी रही हैं माजी में, ठंड हो, गर्मी हो, हालात खराब हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो कभी नहीं रुकते अपने मकसद से, और उनका यही काम होता है कि बच्चे जो हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो हेल्दी हो सके। उन लोगों के लिए कोई एजाज, कोई प्लान, कोई उनके लिए किस तरीके का कोई इनाम वगैरह कोई प्लान हो रहा है तो प्लीज जरूर बताइएगा। नहीं हो रहा तो डेफिनेटली होना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहता हूं कि एक कैंपेन में तकरीबन 3,40,000 से ज़्यादा पोलियो वर्कर घर घर जाते हैं, और जितनी भी पोलियो प्रोग्राम ने कुछ सक्सेस हासिल की है ये तमाम की तमाम हमारे फ्रंट लाइन वर्कर की मेहनतों का नतीजा है, और हमारा उनको सल्यूट है। और जो भी वो ये काम करते हैं वो पैसों के लिए नहीं करते, क्योंकि प्रोग्राम उनको इतने पैसे नहीं देता। इसलिए वालिदैन को ये एहसास होना चाहिए कि जब वो इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतने मुश्किल हालात में आपके घरों में आए तो वो एक इज्जत, एक गिलास पानी के हकदार होते हैं, उनको वो करना चाहिए, अच्छी इज्जत से पेश आना चाहिए। दूसरी बात, यस, हर कैंपेन के बाद हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी भी है। अगर कोई वर्कर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसको रिवाइज भी करते रहते हैं, नए वर्कर भी लाते रहते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट्स में हर कैंपेन के एंड में हम गुड परफॉर्मिंग जो वर्कर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिवार्ड भी करते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स उनको देते हैं। लेकिन आपकी बात को मैं आपकी तायद करता हूं कि हम प्लान कर रहे हैं कि इस साल कोई एक बड़ा फंक्शन करें जिसमें नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस तरह के वर्कर्स को अप्रिशिएट करें। अच्छा, अप्रिशिएट करें। शहजाद साहब, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अक्सर हम ये देखते हैं कि अवेयरनेस फैलाने की कोशिश भी की जाती है, हम सेगमेंट्स भी इसी वजह से करते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं अगर वो ये सोचते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी नहीं है तो वो ये सोचना शुरू करें कि ये पिलाना कितना जरूरी है। लेकिन सर, बच्चे की फर्ज करें कि एज बढ़ गई है, पेरेंट्स को बाद में ये अवेयरनेस आई है, बाद में ख्याल आया कि पोलियो के कतरे पिलाना बहुत जरूरी है, तो क्या बच्चों की एज की कोई लिमिट है कि इसके बाद कतरे नहीं पिलाए जा सकते, या अगर वो लेट भी हो गए हैं वो तब भी कतरे पिला सकते हैं ताकि उनका जो बच्चा है उसको आगे जाके भी कोई इस तरह की जो पोलियो का शिकार वो ना हो सके? जी, हम प्रोग्राम में हम पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो चंद दिन, 1 महीना, 2 महीने ऊपर हो गया तो हम उसको कतरे नहीं पिला सकते। अगर थोड़ा सा शक है तो उस बच्चे को टू बी ऑन द सेफर साइड कतरे पिलाने चाहिए, और इसका कोई नुकसान नहीं है। हम सिर्फ इसलिए 5 साल से ज्यादा बच्चों को नहीं पिलाते कि 5 साल तक उनमें इतनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ गई होती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। नहीं, बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारी जो है वो उम्मीदें हैं कि आप लोग उन वर्कर्स के लिए भी कोई इनाम, कोई एजाज का ज़रूर अच्छा सा कुछ प्लान करेंगे, और हमारी बहुत सारी सलाम और दुआओं के साथ कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता करेंगे। जी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान अब पोलियो फ्री होता जा रहा है। हमारी दुआ है कि आगे ये केसेस जो अभी 3-4 हैं
या मुख्तलिफ नॉर्थ की साइड से आ भी गए हैं 3 से 4 केसेस, तो इसमें भी ये बिल्कुल खत्म हो जाए, उसका खात्मा हो जाए। खैर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी खबरें जो शामिल करनी है, और पाकिस्तानी नौजवान की एक बात करेंगे जिसको नाइजीरिया में दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया, और मुल्तान के रिहायशी अबूजर अफजल 2 माह से दहशतगर्दों की तहवील में हैं। दहशतगर्दों ने कुछ मुतालबात तस्लीम ना होने पर कत्ल की धमकी भी दी है, जिसकी वजह से बहुत खौफजदा भी हैं, और कुछ पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील भी की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि उनको वहां से बाजियाब कराया जाए। जिस तरीके से वहां पर धमकियां दी जा रही हैं उनको, पाकिस्तानी नौजवान अबूजर मोहम्मद अफजल की ये पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील है। अबूजर के जो वालिद हैं मोहम्मद अफजल शेख साहब, वो हमें मुल्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये पूरी सूरत हाल क्या है और क्या वजह बनी आपके इस तरह का केस जो है वो सामने आया है उनके बेटे के हवाले से। अफजल साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अफजल साहब, आपका बेटा नाइजीरिया कब गया था, एक तो ये जरूर बताइएगा, और आपको कब इल्म हुआ कि आपका जो बेटा है वो अगवा हो गया है नाइजीरिया में, और किसने आपको ये पैगाम दिया था? जी जनाब, ये 2020 में गया है नाइजीरिया मुलाजमत के सिलसिले में। वहाँ जे मेरीन कंपनी में मुलाजिम था ये। तो ठीक है, ठीक। 28 मार्च को ये अगवा हुआ है। 29 मार्च को हमें कंपनी वालों ने इतला दी है कि आपका बेटा अगवा हो गया है। कंपनी वाले हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। दहशतगर्दों की तरफ से किसी किस्म का पैसे का कोई मुतालबा हमारे साथ नहीं हुआ, ना कंपनी के साथ हुआ है। उनका मुतालबा सिर्फ हुकूमत नाइजीरिया से है। ये पता नहीं क्या मुतालबा है, कोई उनके आदमी गिरफ्तार हैं या कुछ है, वो उनको पता होगा या हुकूमत को पता होगा। हमें कुछ पता नहीं है। अफजल साहब, कौन से शहर उन्होंने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। ये नाइजीरिया के शहर अबूजा में थे। अबूजा से कदूना जा रहे थे, रास्ते में ट्रेन पे हमला करके तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के साथ उनको अगवा किया गया। ये कदूना जा रहे थे ट्रेन पे, ट्रेन की पटरी तोड़ी गई है, लोग उसमें जख्मी हुए। ठीक है, एक तो मुझे बताइएगा कितने लोग थे जो आपके किया गया है और किया गया, और फिर आप ये कह रहे हैं कि उन दहशतगर्दों के कुछ मुतालबात अपनी हुकूमत से हैं और आपके बेटे समेत इन तमाम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, ये तकरीबन 100 से ज्यादा लोग कंपनी वालों ने बताए हैं कि हैं। हमारे साथ ना बेटे का राब्ता करवाया गया है किसी किस्म का, और ना ही किसी सिर्फ कंपनी वालों के बगैर हमारे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। हमारा राब्ता अब हम अपनी हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो नाइजीरिया हुकूमत से मुतालबा करे कि हमारे नौजवान को छुड़वाया जाए। वो कुछ नहीं बता रहे, हमसे कुछ मुतालबा नहीं कर रहे, और एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि अगर हुकूमत नाइजीरिया ने मुतालबे ना माने तो हम मुगवियान को कत्ल करना शुरू कर देंगे। हमें बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो से अपील करते हैं कि खुदारा हमारा मसला उठाया जाए, हुकूमत नाइजीरिया से बात की जाए। हमसे तो कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई पैसे मांग रहा है, ना कोई चीज़ नहीं मांग रहा, ना हमारा राब्ता है। ये सोशल मीडिया पे वो वीडियो आई है अबूजर की, वो खुद अपील कर रहा है कि मुझे छुड़वाया जाए दहशतगर्दों के चंगल से। अच्छा, आप नाइजीरियन एम्बेसी में आपने कोई रब्ता करने की कोशिश की, कोई दरखास्त की, कोई जाके आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि अबूजा जो एरिया है ना नाइजीरिया में, वो मुसलमानों की तादाद उधर ज्यादा है। हाँ, क्योंकि अबूजा जो एरिया वहां पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, और जिस तरीके जी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है या कम है, अब मैं तो नहीं बता सकता। मेरी हुकूमत अपनी से वो है, इल्तिजा है कि हमारी मदद करें। हमने वजारत खारजा में दरखास्त दी है। कल मेरा सेक्रेटरी खारजा, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अली जावेद से रब्ता हुआ है। उसने खुद रब्ता किया है मुझसे, उसने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उसके बाद कोई कॉल नहीं आई वजारत खारजा से। मैं उम्मीद करता हूँ बिलावल भुट्टो से वो हमारा मसला उठाएंगे आपके तवसुत से। अच्छा अफजल साहब,
बिल्कुल वो ये इशू उठाएंगे भी, और आपके जो बेटे हैं वो जल्द अपने घर वापस लौटे, हमारी दुआ भी है और हमारी साथ साथ ये आपके साथ दरखास्त भी है हुकूमत से भी। साथ में कुछ बेटे के बारे में डिटेल शेयर कीजिएगा, उनकी उम्र क्या है, वो किस सिलसिले में नाइजीरिया गए थे, जॉब के सिलसिले में गए थे, क्या उनकी जॉब वहां पर कितने अरसे से चल रही थी और क्या आप बिल्कुल आपकी आखिरी बात उनसे क्या हुई थी, कब हुई थी, कुछ उन्होंने बताया था इस हवाले से? मेरे बेटे की उम्र 33 साल है, वो पीएचडी डॉक्टर है, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में उसने पीएचडी की है। यहाँ सब यूनिवर्सिटियों में दरखास्तें दी हैं, उसने कहीं नौकरी नहीं मिली, वो तंग हो के उधर उसने नौकरी की है। और आखिरी बात जो है वो 28 मार्च से पहले हुई है, उसके बाद हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। उससे 28 मार्च तरीके से आप बता रहे हैं सर, वो अबूजा से कदूरा जा रहे थे, ये उनका नॉर्मल ट्रैवलिंग था? कितना से वो नाइजीरिया में हैं, जरा प्लीज बता सकेंगे तो? नहीं सर, वो किसी कंपनी के किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे, कंपनी ने भेजा है उनको, वो कोई कॉन्फ्रेंस थी या कोई मीटिंग थी उसके लिए जा रहे थे। ये कंपनी भी बता रही है कि हमने भेजा है उसको। उसके साथ एक नाइजीरियन बंदा भी है कंपनी का। हाँ जी, अच्छा 2020 से वहां पर हैं, यानी कि उनके लिए कोई नई जगह नहीं थी और पहली दफा वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे। ये इस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है वो अच्छा अफजल साहब ये जरूर बताइएगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि कंपनी आपके साथ ताउन कर रही है, कंपनी क्या ताउन कर रही है? क्या आला हुकाम से आपका राब्ता कराया है? क्या वो खुद राब्ता कर रही है? कोई बातचीत कर रही है गवर्नमेंट के साथ कि आपके बेटे को बाजियाब कराया जा सके? वो कंपनी का मालिक शफीक शेख है, जे मेरीन के नाम से कंपनी है, जामपुर के नाम से। तो वो जो है सदर तक जो वहाँ का जहाँ जिस रियासत में ये कैद हैं उसके गवर्नर से भी मुलाकात की है, सदर से भी मुलाकात की है और जो आला हुकाम है उनसे मुलाकात की है। वो हमें अपडेट दे रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। दहशतगर्द ना पैसे मांग रहे हैं ना कोई और मुतालबा कर रहे हैं, वो सिर्फ हुकूमत नाइजीरिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो क्या मुतालबा है वो हमें पता नहीं है। खुदारा हमारे मैं आपके बेटे का नाम पूरा जान सकती हूँ क्या है? कि वो हमारी मदद करें। जी मोहम्मद अबूजर अफजल है उसका नाम। मोहम्मद अबूजर अफजल, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद अबूजर अफजल नाम है उनका। अच्छा अब जी, अच्छा अब जिस तरीके से जी, अब जरा फैमिली के बारे में बताइएगा। उनकी कोई फैमिली है, साथ में आप हैं, घर में कौन कौन है और उनके अहल खाना में? मेरे जनाब मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। मैं बहुत मुश्किल हालात से सबको पढ़ाया है, सारे पढ़े लिखे हैं। खुदा हमारी मदद की जाए। उसके अपने 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है अबूजर, उसके 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है 1 बेटा है। वो भी बहुत परेशान है, सब लोग परेशान हैं। आपका नाइजीरियन काउंसलेट में किसी से राब्ता हुआ, किसी से पहुंच रही है तो वो हमारी मदद करें। जी जी। अच्छा, जब आपके बेटे की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, वो बेटे की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आपकी कोई राब्ता हुआ हो या कोई आपका फॉरेन मिनिस्ट्री से राब्ता हुआ हो या एम्बेसी से राब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई है या उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की है? कोई आपको यकीन दहानी कराई है कि हम कोई बात करने की कोशिश करेंगे या कुछ करेंगे? सिर्फ अली जावेद ने कल राब्ता किया है और उसने तसल्ली दी है कि हम आपके साथ हैं, हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप फिक्र ना करें, यही तसल्ली दी है और किसी से राब्ता नहीं हुआ। अफजल साहब, आपका ये पहली दफा 2 माह में बच्चे के आपके अगवा होने के बाद पहली दफा आपने कोई इस तरह इंटरव्यू दिया है किसी चैनल पे? जी जी, मैंने पहली दफा दिया है इंटरव्यू, ये मैं पहली दफा दे रहा हूँ। और कल भी कोई मीडिया वाले आए, कोई खबरें छपी हैं, पहले से नहीं दिए हम, मीडिया में नहीं गए हम। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं हमारी बहुत दुआएं हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब खैर आफियत के साथ जो है वापस आए अपने घर और इसको जो है 92 ने सबसे पहले जो है पूरी दुनिया के सामने इस केस को लेकर आया। बहुत सारी दुआएं चाहिए और मदद भी चाहिए। सफ़े के बाद रहेगा हमारे साथ।
बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताएं कि कदीम तरीन तहजीब व सकाफत की अमीन और कैलाशी मजहब के हामिल कबीले का सालाना जो मजहबी त्यौहार है वो हम देखते हैं अपनी तमाम तर वो रसूमात के साथ चिल्लम जोशी इसका नाम है, वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। लेकिन इसमें हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की और दीगर ममालिक से भी सयाह जो है वो यहाँ पर पहुंचे। कुछ एक बाइक ग्रुप भी था जिसको हमने तो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम है वो वहां पर पहुंची, उनसे बात की, पूरा फेस्टिवल जो कवर किया और जो उसकी रंगीनियां हैं वो भी देखी। लेकिन हम भी ये देखना चाहते हैं और आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। तो हमारे जो मेंबर है काशिफ सज्जाद माया, क्या बात है काशिफ भाई की जी। काशिफ भाई पहाड़ों में सैर करते हुए हमें भी सैर करा रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं। Sparta. क्राइम रेट, 88% एजुकेशन रेट, सकाफत में अमीर, खुशियों के अमीर, रंगों की सरजमीन, ये है वादी कैलाश। इस वादी में खूबसूरत फेस्टिवल चिल्लम जोशी जारी है और हम भी इस रंगारंग फेस्टिवल में शिरकत के लिए आए हैं। हमारे साथ रहिए और इस रंगारंग फेस्टिवल का आप भी मजा लीजिए। तो इस रंगारंग फेस्टिवल में शिरकत के लिए कराची से एक फैमिली आई है, वो कितना लंबा सफ़र तय करके आई है और क्या वाकई उनके सफ़र की वो जो कीमत है वो पूरी हुई है नहीं, यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं, अभी उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप लोग कराची से कब निकले और कब पहुँचे यहाँ? हम कुछ दिन पहले ही आए हैं और हमें बचपन से शौक़ था मुझे तो देखने का, और अब जाके शौक़ पूरा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं केपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया है। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे जहां पहुंच नहीं सकते थे, पहुंचना आसान हो गया। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि यहाँ जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के सामने जो गवर्नमेंट ने अपना जो गेस्ट हाउस टाइप के बनाए हैं, बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है केपी के गवर्नमेंट ने। भाई हम तो इस फेस्टिवल में शरीक है, लेकिन हमारी तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं और वो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो लोग लाहौर से अपनी छोटी बच्ची को लेकर आए हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का यहाँ पहुँचने का? एक्सपीरियंस वन ऑफ इट्स काइंड है। थोड़ा सा हमने देखा कि फैसिलिटीज़ कम है, चैलेंजिंग है बच्चे के साथ, लेकिन इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। आप इसको ट्रूली चेरिश करेंगे, टाइम्स टू कम, आने वाले दिनों में आप एक अच्छी मेमोरीज बांटेंगे। छोटी सी बच्ची आपके साथ है, वालिदा के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है बच्चों का ख्याल रखना। आपके लिए क्या चैलेंज है सफ़र के दौरान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची मेरी सबर वाली है तो इतना तंग नहीं किया इसने। एंजॉय कर रही है, एंजॉय करिए, इसके साथ हम भी एंजॉय करें। मकामी लोगों के मुताबिक इस फेस्टिवल को मनाने का मकसद बहार को वेलकम करना है, क्योंकि कुछ फसलें तैयार होने वाली है, शहतूत आने वाला है, चेरी आने वाली है और साथ में अखरूट की फसल भी तैयार होने वाली है। इसीलिए इतनी फसलों को खुशामदीद कहने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, रक्स करते हैं। और मैं अगर इस मौसम की, यहाँ के मौसम की बात करूँ तो क्या खूबसूरत मौसम है, तेज़ हवाएँ चल रही हैं और मेरे हिसाब से दोपहर का 1 बज रहा है। कराची या दीगर शहरों में रहने वाले बेचारे गर्मी से परेशान हैं, लेकिन यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं।
दोस्तों का एक ग्रुप है जो निकला है इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि इनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? मैं फैसलाबाद से आया। तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ? हमारा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। तो कल के दिन जब हम पहुँचे हैं तो हमें इन स्टार्टिंग थोड़ा सा मतलब फ़ील हुआ, कुछ थकावट की वजह से था, कुछ मिसमैनेजमेंट थी। तो लेकिन आने के बाद आज के दिन हमने जो इवेंट में एंजॉय किया है, पूरा लोगों से मिले हैं, वैली में हमने ट्रैकिंग किया, हाइकिंग, मतलब हमने बहुत एंजॉय किया आज के दिन के लिए। और ख़ासतौर पर यहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, एक सजेशन जो उनको हम देना चाहते हैं वो ये ज़रूर है कि यहाँ पर थोड़ी सी जो फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ फेस्टिवल वो कम हैं कुछ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं। जिस तरह फेस्टिवल अब ज़्यादा बढ़ रहा है तो चीज़ें जो हैं वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा यहाँ पर हों, चाहे वो होटल्स की सूरत में हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स की सूरत में हो। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आप अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर आएंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत सुकून महसूस करेंगे। एक खातून भी मौजूद हैं। जिस तरीके के रंग हमने इस फेस्टिवल में देखे हैं, लगता है ऐसा है कि ये ख़वातीन का फेस्टिवल है। आपने देखा होगा कि मैंने प्रॉपर्ली अटायर भी वैसा किया है, बिकॉज मैं चाह रही थी कि यहाँ के लोग जितने वेलकमिंग हैं उनको भी ऐसा फील हो कि हम कहीं आउट ऑफ सिटी से नहीं आए, हम भी उन्हीं से बिलोंग करते हैं, हम ही इसी मुल्क के रहने वाले हैं। और हमने बहुत इंजॉय किया। हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और हम अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करके आए हैं। अगर हमें लग रहा है कहीं हम बोर हो रहे हैं तो हम अपनी अंताक्षरी और इस तरह के म्यूजिकल फेस्टिवल कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ इंजॉय कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। तो भाई खूबसूरत फेस्टिवल जारी है और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से कैलाशिस जो हैं वो अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, अपनी तहज़ीब के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी सकाफ़त के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है कैलाश कम्युनिटी के तर्जुमान ज़रीन खान साहब। मज़ीद उनसे जानते हैं कि भाई ये फेस्टिवल की कहानी क्या है, क्यों ये मनाया जाता है, क्या वजह है इसकी। कैसे हैं आप? कैसे हैं? शुक्र है जी। ये हमारा फेस्टिवल जो है ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, जिसको हम जोशी कहते हैं। ये मौसम बहार की आमद में हम बनाते हैं और इस मौसम में काफ़ी लोग पार्टिसिपेशन के लिए भी आते हैं। डिप्लोमेट्स आते हैं, टूरिस्ट आ जाते हैं, VIPs आ जाते हैं, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। तो ये बहुत खुसूसियात है इसकी फ़ेस्टिवल की और हमारा यही कोशिश होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। और मौसम भी यहाँ बहुत खूबसूरत है, यहाँ की कम्युनिटी भी बहुत यूनिक है और बहुत अच्छे लोग हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत खूबसूरत बिहेव करते हैं वो। और हम टूरिज़म कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी का भी बहुत मशहूर है कि उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चलाते हैं। जबरदस्त जी, काशिफ भाई जबरदस्त सैर कराई आपने। इतना कलरफुल फेस्टिवल और जिस तरीके से लोगों ने फैसलाबाद हो, कराची हो, दीगर और शहर हो जहां से उन्होंने जो है मुख्तलिफ शहरों से लोग वहां शहरों से आए हुए थे, दीगर ममालिक से भी लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन हमें बता के जाते तो हम भी जा सकते थे, बताए बगैर कोई जाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बहुत सारी रंगीनियां हैं जिंदगी में, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते। क्या आप जानकर करते हैं? मैं बात कर रही हूँ ख़वातीन की पोस्ट मॉर्टम डिप्रेशन के बारे में। जब उनकी डिलीवरीज होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो एक्सपेक्ट करती हैं, उनकी बॉडी में किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो पोस्ट मॉर्टम डिप्रेशन जो है ये बाकायदा से एक प्रॉब्लम है, एक इलनेस है, एक डिजीज है, एक ऐसा वायरस है जो इंसान की दिमागी हालत पर, उसकी साइकोलॉजी पर बहुत गहरा असर डालता है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो अक्सर फैमिलीज हैं वो इस डिप्रेशन में इजाफा कर देती हैं। इस किस्म की बातें होती हैं कि उनका जो डिप्रेशन ऑलरेडी जिससे वो गुजर रही होती हैं उससे मजीद इजाफा हो जाता है। जैसे कि तुम बच्चे का ख्याल नहीं रख रही, तुम्हें क्या हो गया, तुमने उसको खाना नहीं दिया, अरे तुम अपना उंगलियां देखो, तुम बच्चे को क्या देखोगी। ये तमाम चीजें एक औरत के ऊपर एक पहाड़ की तरह लगती हैं, लेकिन उस वक्त नहीं, उस वक्त तो वो किसी और सिचुएशन में होती है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप एक माँ हैं, अगर आपको कोई ये कहता है कि तुम अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं कर रही हो या आपको फील होता है कि आप नहीं कर पा रही हैं,
प्लीज़ डू नॉट वरी, इट इज़ ओके। आप एक प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, अपने आप को इल्ज़ाम मत दीजिएगा। हमारे साथ तस्कीन फाउंडेशन से मौजूद मेंटल काउंसलर तैयबा इमरान। अस्सलाम वालेकुम तैयबा जी, थैंक यू सो मच आप आई। तस्कीन के तो हम दोनों ही बहुत फ़ैन हैं, और इसलिए क्योंकि जो काम कर रही है तस्कीन फाउंडेशन वो काबिले जो है वो हर तरह से तारीफ़ काम है, सलूट है और वाकई अजीम काम कर रही है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोस्टमार्टम बेसिकली डिप्रेशन है क्या और इसकी अलामात क्या हैं, फिर आगे इस पे डिटेल में चलते हैं। ओके, सो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जैसे कि अभी माया ने भी बताया कि ये वो बीमारी है, जहनी बीमारी, नफ्सियाती बीमारी, जो कि ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, और तकरीबन बच्चे की पैदाइश से लेके 4 हफ्ते के दौरान इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। और इन अलामात में जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा या बहुत ज़्यादा उदासी, रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी ना लेना, बच्चे में दिलचस्पी ना लेना, या ये कह लें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब ये सीवेरिटी की तरफ जाने लग जाता है तो यहाँ तक कि ख़ुदकुशी के ख़यालात या अपने आप को नुकसान पहुँचाने या किसी और को नुकसान पहुँचाने के ख़यालात भी ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा तैयबा, क्या ख़वातीन एक्सट्रीम के साथ अपने बच्चों पर भी उसका एग्रेशन निकालती हैं जब उनको इस बात का होता है चारों तरफ से? इस तरह हमने आपकी वीडियो में देखा तो ये कहा गया कि भाई हमारे भी तो 5 बच्चे हैं, ये जरूर कहा था तुम क्या अकेली पहली माँ बनी हो, ये बना है वो ये तमाम चीजें क्या उसका गुस्सा बिल्ड करता है और वो अपने बच्चे या अपने ऊपर निकालती है? बिल्कुल ऐसा होता है कि ओबियसली एक खातून जो है जब वो प्रेगनेंसी एंड देन उसके बाद डिलीवरी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस से जो गुजरती है, एक फिजिकल चेंज उनके अंदर आ रहा होता है जिसको ओबियसली उनका भी कोई हाथ नहीं होता, वो केमिकल चेंजेस है वो होंगे, ठीक है। तो अब उसमें ये होता है कि उसमें ये सारी अलामत की उदासी, चिड़चिड़ापन ये उसकी वजह से ही पैदा होता है। लेकिन वो चीज़ें बढ़ती कब हैं? जब माशरे से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, जब आसपास ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि तुम ख्याल नहीं रख रही, या तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो वो चीज़ें क्या होती हैं उनके गुस्से को बढ़ाती हैं, क्योंकि उस वक्त वो खुद ही इस कंडीशन में नहीं होती, इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो उन चीज़ों का ख्याल रख सकें। और फिर जब सुनने को मिलता है तो जाहिर है वो गुस्सा बढ़ता है, और गुस्सा निकलता कहाँ पर है? वहाँ पे जो ईजीएस्ट वे आउट होती है, तो उनको जो लगता है आसानी से जहाँ वो निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हमारे माशरे में क्या गलत फहमियाँ हैं, क्या गलत इसका जो तासुब है वो है, ये थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हम फैमिलीज को देखते हैं इस किस्म के प्रेशर डाले जाते हैं, तो क्या गलत फहमियाँ जो पाई जाती हैं इस मामले को लेकर खास तौर पर? देखिए, नफ्सियाती मसाइल को लेकर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तासुब पाया जाता है हमारे माशरे में। और फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जो कि बहुत ही कम लोग हैं जो इससे अवेयर हैं। तो होता ये है कि लोग ये समझते हैं कि खातून जो हैं वो शायद अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाह रही हैं, वो जिम्मेदारी से भाग रही हैं, वो बच्चे को बोझ समझ रही हैं, वो उसके काम नहीं करना चाह रही, या इसको माँ नहीं बनना था, इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा तैयबा, एक चीज़ के जिस तरीके से एक औरत ही, वो सास हो, वो खाला हो, वो पुप्पी हो, खाला सास हो, जो भी उस औरत के अलावा जो कोई भी औरत है, और वो उसको जज करती है, वो उसको बताती है कि तुम एक अकेली नहीं हो, तो हमने भी किया है। बेसिकली एक खुद इंसान गुजर रहा होता है, उसको नहीं मालूम होता, लेकिन जो करने वाले होते हैं उन लोगों के, उनको किस तरीके से डील करना चाहिए इस तरह की खवातीन के जो अभी माँ बनी है, चाहे, और ये कि क्या पहली प्रेगनेंसी में ही ऐसा होता है या किसी भी डिलीवरी के बाद ऐसा हो सकता है? ओके, तो पहले तो ये कि किसी भी डिलीवरी के बाद ऐसा हो सकता है, ठीक है। अलग अलग जो है स्टैट्स मिलते हैं हमें, लेकिन ये है कि पहली डिलीवरी के बाद भी हो सकता है और हो सकता है दूसरी तीसरी के बाद हो रहा हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हर इंसान फ़र्क होता है, सब में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हर फर्द अलग है, हर खातून की बॉडी डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक खातून को वो नहीं आए सिम्टम्स, वो अलामात नहीं ज़ाहिर हुई हैं, तो किसी दूसरे को नहीं हो सकती। तो वहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मॉनिटर करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसे कोई अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि पहले से तैयारी की जाए, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि आपको सपोर्ट आपके पास मौजूद है, इमोशनल और सोशल दोनों, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो तो हमसे बोलें, हमसे मदद मांगे, हम करेंगे। तो जब ये भरोसा होता है तो काफी हद तक चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अगर उस पर ये चीजें ना समझी जाएं, क्योंकि देखिए हर खातून ही ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो जो भी एक्सचेंज आता है बच्चे की पैदाइश के बाद वो सब उससे गुजरता है, ठीक है। और लेकिन हर एक का डिफरेंट तरीका होता है, केस टू केस वैरी करता है। लेकिन अगर कोई इसका शिकार है और किसी साइकोलॉजिस्ट से किससे वो राब्ता करते भी हैं, तो किस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है या क्या किया जाता है? अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स हैं, कितनी सिवियरिटी है, कितने अरसे से आ रहे हैं, वो सब चीज़ें जितनी देर की जाती है उतना ही ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि काउंसलिंग से हेल्प मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाने लगता है तो फिर वहाँ पे हमें मेडिसिन से भी सपोर्ट लेना पड़ता है, तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमारी बहुत सा तबका है हमारे पाकिस्तान में तैयबा, जो कि इस लफ्ज़ से तो छोड़ें, डिप्रेशन का भी उनको इतना ज़्यादा आगाही नहीं है।
मैं चाहूँगी कि उस आम औरत से अगर वो घर में है, उसके पास तस्कीन फाउंडेशन की रीच नहीं है, डॉक्टर्स की रीच नहीं है, लेकिन 92 न्यूज़ आ रहा है उसके पास और कोई उसका अपना देख रहा है, उसको कैसे समझाएंगी कि तुम्हें अगर ये फीलिंग हो रही है तो तुम ये कर सकती हो ताकि तुम थोड़ा बेहतर फील करो और अपने आप को इल्ज़ाम देना बंद करो सबसे पहले तो। जी बिल्कुल, उन ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि एक तो खुद भी अपने आप को प्रेगनेंसी के दौरान भी और उसके बाद भी अपने आप को मॉनिटर करें, खुद से देखें कि हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, उदासी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो जब उनको इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही, ख़ासतौर पर ये कि मैं रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रही, अब मुझसे नहीं हो रहा, तो फ़ौरन मदद मांगें, फ़ौरन इस चीज़ को कम्युनिकेट करें। ये ना सोचें आप कहेंगी तो कोई आपको ससुराल में कोई डांटेगा, कोई सुनाएगा बातें, तो आप मदद मांगे। अच्छा ठीक है, ओके, मदद मांगें और इस चीज़ को समझे कि इसमें आपका भी कोई हाथ नहीं है, वो हार्मोनल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, उससे सब गुजरते हैं और वो होगा। तो उसको अपने ऊपर इल्जाम देने की बजाय उसका ट्रीटमेंट ढूंढने के मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी के जानने वाली की माँ या होने वाली माँ इस चीज़ से गुजर रही है, इस वक्त हमें आपने कहा कि प्रेगनेंसी के बाद भी और उसके थोड़े अरसे में ही पता चल जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रा सा इस जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रा बताएं कि सिर्फ एक क्लिनिकल इशू, साइकोलॉजिकल इशू नहीं होता, फिजिकल जो चैलेंजेस होते हैं, स्वेलिंग होती है, तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, बॉडी में चेंजेस आती हैं, स्किन में चेंजेस आती हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें गुजर रही होती हैं जो औरत खुद नहीं बता पाती। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि बॉडी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है, आपने भी अभी जिक्र किया, आते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि नींद के मसाइल, भूख के मसाइल और बच्चे की पैदाइश के बाद जो पूरी रूटीन तब्दील हो जाती है कि कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, बच्चे की जिम्मेदारी। पहली दफ़ा भी अगर माँ बने या अगर बाद में भी बने, दो बच्चे भी हैं तो दो के साथ तीसरे की जिम्मेदारी अगर आ रही है तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके साथ टाइम लगता है मैनेज करने। राइट। तस्कीन फाउंडेशन के पास इस तरह के केसेस किस तरह कितने आते हैं, किस रेगुलरिटी के साथ आपके पास आते हैं, या आप लोग क्या समझते हैं कि आप तक कोई कांटेक्ट करना चाहे, अगर इस वक्त कोई देख रहा है और पोस्टमार्टम से गुजर रहा है और उसको लगता है कि मैं भी चिढ़ रही हूँ, मैं अपने बच्चे पे गुस्सा निकाल रही हूँ, या मुझे इस तरह का, और स्पेशली इसकी अवेयरनेस क्या फैलाई जा रही है, खास तौर पर हम तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव की बात करें। देखिए, तस्कीन से रब्ता बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन नंबर मौजूद है और हर वक्त आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, जो टाइमिंग्स हैं उसमें, और डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट बैक किया जाएगा और ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कॉल करनी है एंड विल बी देयर। कॉलिंग नंबर आप हमारी स्क्रीन पर चल सकता है तो आप बता दीजिएगा शाहरुख भाई, तो अगर चल रहा है तो डेफिनेटली, और अक्सर चलाते हैं हम तस्कीन फाउंडेशन का, ताकि अच्छा आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट लोग कॉन्टैक्ट, हमारे जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अच्छा ठीक है, और जो है हर लिहाज से कोई भी मसाइल, जैसे आपने कहा कि पोस्टमार्टम के, अब रिसेंटली जब ये वीडियो जो आपने अभी दिखाई, इसके बाद तो हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आने शुरू हुए हैं, क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस मिली ना कि हाँ ये मसाइल भी हो सकते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वाकई हम भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं या नहीं, और अगर गुजर रहे हैं तो हम फिर कैसे इससे डील करें। आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं और अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेंटल हेल्थ काउंसलर तैयबा इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थी और मैं इस टॉपिक पर आज बात भी हमने समझने की भी कोशिश की, साथ में इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, या इवन हमारे जो आसपास लोग हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और कम से कम जो खवातीन है उसको इसका शिकार ना होने दिया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तस्कीन फाउंडेशन के शुक्रिया के साथ साथ उन तमाम माओं को ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह से किसी भी प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक चेंज से गुजर रही हैं, एक बदलाव से गुजर रही हैं, और ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपनी लाइफ में मिनरल्स को, वाइटामिन्स को जगह दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को जगह दीजिए, और ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, एवरीबॉडी, बिकॉज पाकिस्तान को इस वक्त पॉजिटिविटी की शिद्दत से ज़रूरत है, और हमें ये दुआ करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला बेहतरीन मामलात फरमाए हमारे मुल्क के। शाजिब को और माया को नेक्स्ट वीक तक के लिए दी इजाज़त। ज़रूर हमारा बेस्ट ऑफ देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।